गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए, नाइन्थ क्लास में हमने मोशन चैप्टर शुरू करा रखा था। आज मोशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम करेंगे और उस टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए पहले आप ये देख लीजिए कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे। सर्कुलर मोशन, वैसे तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हम उसका नाम देते हैं सर्कुलर मोशन। सो सर्कुलर मोशन सिंपली बनेगा व्हेन ऑब्जेक्ट moves along a circular path then it is known as सर्कुलर मोशन। तो हम उसका नाम देंगे सर्कुलर मोशन। जैसे अभी तक बच्चों हम जो मोशन पढ़ते आए हैं इस टॉपिक से पहले, वो मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन था। हम एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे, आगे मूव कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, बस इतना ही था। और वो स्ट्रेट लाइन मोशन वन डायमेंशन मोशन था। हम एक एक्सिस के अलोंग चल रहे थे। अगर हम एक्स एक्सिस में हैं तो एक्स एक्सिस में हम आगे जा सकते हैं या हम एक्स एक्सिस में पीछे आ सकते हैं। लेकिन यहां जो सर्कुलर मोशन की हम बात कर रहे हैं वो सर्कुलर मोशन वन डायमेंशन नहीं है, वो टू डायमेंशन है। स्ट्रेट लाइन में तो मैं एक्स एक्सिस के अलोंग ही चल रहा था, इसका मतलब केवल एक डायमेंशन में चल रहा हूं, तो वो वन डायमेंशन मोशन हुआ। लेकिन सर्कुलर मोशन वन डायमेंशन मोशन नहीं है, वो टू डायमेंशन मोशन है। ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, ये जो सर्कुलर पाथ है जिस पे ऑब्जेक्ट चल रहा है, क्या ये सर्कुलर पाथ वन डायमेंशन में है? क्या ये एक्स एक्सिस में है? ये एक्स एक्सिस में भी है, देखो ये पॉइंट एक्स एक्सिस में भी है केवल, लेकिन एक्स एक्सिस में नहीं है, ये वाई में भी है। अगर ये पाथ एक्स और वाई दोनों में है तो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस पाथ में, उस ऑब्जेक्ट का मोशन भी फिर वन डायमेंशन नहीं है, टू डायमेंशन है। वो मोशन एक्स और वाई दोनों डायमेंशन में हो रहा है, इस एक्स वाई में हो रहा है। तो ये सर्कुलर मोशन टू डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। सो इसको हम लिखेंगे, एंड सर्कुलर मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन। सर्कुलर मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन। अब सर्कुलर मोशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरे का नाम है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसी को हम मेनली पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट मूव तो करेगा सर्कुलर पाथ में ही, लेकिन उसकी जो स्पीड होगी वो स्पीड कांस्टेंट रहेगी। सो वो कांस्टेंट स्पीड पे मूव करेगा। अगर इनिशियली चलते वक्त उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी, तो लास्ट जब मोशन खत्म होगा वहां तक 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। वो कांस्टेंट स्पीड पे मूव करता रहेगा। लेकिन यह जरूर ध्यान रखिए कि उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहेगी। सो यहां पे चलो इसको आगे हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आता जाएगा। When object moves in a circular path
moves in a circular path with constant speed or with constant, चलो स्पीड ही लिख लो, विद कांस्टेंट स्पीड, बट द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, बट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज continuously. जो इसकी कॉन्टिन्यूसली स्पेलिंग आप देख लेना एक बार। यहां जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम इसका नाम देंगे, वो ऑब्जेक्ट उस सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड पे मूव करेगा, लेकिन उसकी मोशन की डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहेगी। जैसे आप देखिए, इससे पहले आप देख लीजिए, हम एक केस मान के चलते हैं। ये कुछ ऐसी कंडीशन है, ये एक रेक्टेंगुलर हो गई है। इस रेक्टेंगुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सो इस रेक्टेंगुलर पाथ में मूव करते वक्त वो यहां से चलता है, ए से बी पे जाएगा, सी पे जाएगा, डी पे आएगा, लेकिन इस पूरे मोशन में, और डी से वापस ए पे आएगा, इस पूरे मोशन में उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। मान लो वो यहां से चला 5 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड यहां भी 5 मीटर पर सेकंड, यहां भी 5 मीटर, यहां भी 5 मीटर। लेकिन ध्यान रखिए कि यहां पे जो डायरेक्शन है वो लगातार उसकी चेंज होती रहेगी, भले ही इसकी स्पीड कांस्टेंट हो। और स्पीड को हम ये भी कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये जो विद कांस्टेंट स्पीड, या मैं ये कह सकता हूं विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। चाहे आप स्पीड बोल लो या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस था? वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, लेकिन स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। सो यहां पे हम डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं और हम मैग्नीट्यूड की भी बात कर रहे हैं, तो हम वेलोसिटी बोलेंगे। और वेलोसिटी की डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। यहां भी 5 मीटर, यहां भी 5 मीटर, यहां भी 5 और यहां भी 5, वो लगातार सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन आप देखिए डायरेक्शन चेंज होगी, ए से बी पे जाएगा। पहले डायरेक्शन थी ये, बी पे आते ही फिर टर्न लेगा, और अब की बार डायरेक्शन है ये, इस मोशन में बी टू सी। लेकिन सी पे आते ही इस कॉर्नर से फिर टर्न लेगा, और अब की बार डायरेक्शन होगी ये। डी से यहां आते ही फिर एक टर्न लेगा, और अब की बार डायरेक्शन होगी ये। सो इस पूरे मोशन में, इस पूरे क्लोज्ड मोशन में ए से चला था, ए पे ही आ गया है। सो इसमें आप देखिए यहां स्पीड जो थी, वो स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो तो कांस्टेंट रहा, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। तो ये मोशन भी बनेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक और एग्जांपल आप देखिए, ये हमारे पास एक हेक्सागोनल है। इसमें इस हेक्सागोनल पाथ में मूव करते वक्त वो मान लो यहां से चलता है, ए से बी पे जाएगा, सी पे, डी पे, ई पे, और फिर एफ पे, और फिर वापस ए पे। यहां पे भी लगातार वो अपनी डायरेक्शन तो चेंज करता रहेगा, लेकिन अपनी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, उसकी स्पीड लगातार कांस्टेंट रहेगी। यहां से जाएगा तो 5 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, लेकिन यहां नहीं जाएगा, जाएगा ऐसे। फिर यहां से इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, लेकिन जाएगा ऐसे। अब की बार यहां से फिर इसकी डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा,
ये जाएगा ऐसे, और यहां से फिर डायरेक्शन तो ये थी लेकिन ऐसे नहीं जाएगा, इस पॉइंट के बाद फिर टर्न लेगा, और यहां पाथ पे देखे तो इस पे डायरेक्शन ऐसी है, लेकिन अब की बार फिर इस पॉइंट पे आके दोबारा डायरेक्शन चेंज करेगा और वो पहुंच जाएगा यहां पे। इसका मतलब वो इस पूरे क्लोज्ड मोशन में, इस हेक्सागोनल पाथ में अपनी डायरेक्शन लगातार चेंज करता रहेगा, लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट रहेगा। वैसे ही इस सर्कुलर मोशन में अब की बार हमें क्लोज सर्कुलर पाथ लें। इस सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट यहां से चलता है और वापिस यहीं से चलता चलता यहीं पहुंचता है, तो इस पूरे सर्कुलर मोशन में जो स्पीड थी उसकी वो कांस्टेंट रही, और वो हम मान के चलते हैं कि v स्पीड रही। इन दिस मोशन स्पीड कह लीजिए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी remains constant and it is equals to v। ये v के बराबर है, हम इसकी स्पीड v मान के चले हैं। पूरे सर्कुलर मोशन में, पूरे मोशन के दौरान स्पीड v ही रहेगी, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज करता रहेगा। अब डायरेक्शन कैसे चेंज करेगा? आप देखिए, इस पॉइंट से जब चलना शुरू करेगा तो इस पॉइंट पे आप स्पीड की डायरेक्शन देखना चाहें, स्पीड v ही थी लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज होती है। स्पीड जब आप देखेंगे तो किसी भी पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको स्पीड देखनी है, तो आप उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जो डायरेक्शन टेंजेंट की होगी वही डायरेक्शन स्पीड की होगी। सो फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन at any particular point, we draw a tangent, at that point, and this tangent will give direction of velocity। सो वो टेंजेंट आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ध्यान रखिए कांस्टेंट है। मान लीजिए कि यहां से वो चलता है और उसका मोशन है क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह चलता है। जैसे यहां से जाएगा, यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां, ऐसे चलते चलते वो क्लॉकवाइज मोशन में मूव करता रहेगा। और इस क्लॉकवाइज मोशन में जब वो मूव करेगा, यहां पे अब ये क्लॉकवाइज मोशन में मूव कर रहा है और इसकी स्पीड है v। अब इस पॉइंट A पे जब वो चलता है तो इस पॉइंट A पे हम उसकी डायरेक्शन देखने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। वो टेंजेंट आपको डायरेक्शन बताएगा। जब आप यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट मोशन अगर इस तरह से है क्लॉकवाइज, टेंजेंट तो आप इस तरह भी ले सकते हैं और इस तरह भी ले सकते हैं, लेकिन यहां मोशन है इस तरह से, नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर ऐसे नहीं आ रहा, ये इस तरफ आएगा। तो टेंजेंट हम ये नहीं लेंगे, टेंजेंट हम लेंगे ये, और ये टेंजेंट हमें इस वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना? v। डायरेक्शन कैसे? ये। लेकिन आप देखिए, क्या ये ऐसे ही चला जाएगा? ये ऐसे नहीं जाएगा, ये यहां से ऐसे जाने की बजाय ये नीचे आएगा और इस सर्कुलर पाथ पे ही रहेगा। भाई अगर ऐसे चला जाता तो सर्कुलर पाथ पे थोड़ी रहता, लेकिन हमें तो रखना है सर्कुलर
पाथ पे, तो ये ऐसे आ गया है। अब इस पॉइंट पे आप देखिए, इस पॉइंट पे देखेंगे तो फिर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए और टेंजेंट आया ये, वेलोसिटी v ही रही, उसका मैग्नीट्यूड v ही रहा, लेकिन डायरेक्शन अब की बार डाउनवर्ड। लेकिन क्या वो डाउनवर्ड जाएगा? अगर डाउनवर्ड चला गया तो सर्कुलर मोशन में नहीं रहेगा, हमें रखना सर्कुलर मोशन में है, तो वो यहां से ऐसे नहीं जाएगा, फिर से वो कुछ ऐसे आएगा और अब की बार दोबारा से ऐसे। इस पॉइंट पे जब देखेंगे तो फिर इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करिए और डायरेक्शन आई ये, लेकिन मैग्नीट्यूड यहां भी रहा v, लेकिन क्या ये ऐसे जाएगा? ऐसे तो नहीं जाएगा, फिर ऊपर की तरफ ऐसे आएगा और इस पॉइंट पे फिर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। इसका मतलब यहां डायरेक्शन ये होनी चाहिए, लेकिन ऐसे थोड़ी जाएगा, जाएगा तो ऐसे। सो यहां आप देखिए इस पूरे मोशन में इसकी स्पीड या मैग्नीट्यूड तो v रहा, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज होती रही है। सो इसी मोशन को हम नाम देंगे जिसमें डायरेक्शन भले ही चेंज होती रहे, लेकिन कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, तो उस मोशन का नाम देंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहां पे इस पूरे मोशन में स्पीड रही है v। अगर इस सर्कुलर पाथ की रेडियस में r बताऊं तो आप मुझे बताइए उस ऑब्जेक्ट ने v स्पीड से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? a से चला था और यहां वापिस आ गया है, क्या ये लेंथ उसने पूरी ये लेंथ ट्रेवल नहीं की? ये लेंथ किसके बराबर बनेगी? क्या ये लेंथ उस सर्कल की सरकमफ्रेंस के बराबर नहीं होगी? और इस सरकमफ्रेंस की वैल्यू है 2 पाई r। इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट ने v स्पीड से 2 पाई r लेंथ ट्रेवल की है, 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल की। तो टाइम कितना आएगा? आपको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, क्या टाइम नहीं निकाल सकते? टाइम पीरियड बनेगा। इस सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड कितना आएगा वो देखिए। टाइम, इट इज द टाइम, इट इज द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट this circular motion or this circular path। इस एक सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में जो टाइम आएगा उसी का नाम देंगे टाइम पीरियड। अब इस टाइम पीरियड को हम मानते हैं कि टी टाइम में उसने ये कंप्लीट किया है मोशन। ए से चला था, वापिस ए पे ही पहुंचा टी टाइम में। इट इज डिनोटेड बाई टी। हमने इसको t से डिनोट करा दिया और इसी t की वैल्यू हमें निकालनी है कि कितनी आएगी। स्पीड आपको पता है और स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यह फॉर्मूला तो आपने पढ़ी रखा है। स्पीड कितनी है पूरे मोशन में? v। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? 2 पाई r। और टाइम हम कितना मान के चले? t। ये दोनों तो हमें पता है। अगर इन तीन क्वांटिटीज में से दो हमें पता हो तो थर्ड निकल जाएगी, थर्ड ही हमें निकालनी है। सो t इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v। ये हमारे पास बनेगा टाइम पीरियड इस सर्कुलर मोशन को, इस कंप्लीट सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करने के लिए। या हम ये कहें कि इस डिस्टेंस 2 पाई r को ट्रेवल करने के लिए जो उसको टाइम लगेगा वो टाइम आएगा t इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v। अब इसमें एक चीज आप और देखिए कि यहां जो स्पीड थी या मैग्नीट्यूड था वेलोसिटी का वो तो लगातार सेम रहा, कांस्टेंट रहा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। भाई वो जाना तो ऐसे चाहिए था,
लेकिन वो जा रहा है ऐसे। अब वो यहां से जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन जाता है ऐसे। यहां से ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन जाता है ऐसे। इसका मतलब वो लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अपने आप तो डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। जैसे आपका फैन रोटेट करता है, क्या फैन हमेशा रोटेट करता रहता है? वो भी तो एक सर्कुलर मोशन है। क्या फैन हमेशा रोटेट करता रहेगा? जब तक आप स्विच ऑन नहीं करेंगे, जब तक इलेक्ट्रिक करंट नहीं जाएगा, तब तक फैन रोटेट नहीं करेगा। तो वहां जो डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, वो डायरेक्शन चेंज किसी ना किसी कारण से तो हुई, और उस कारण जो था उसका, वो क्या था? उस चेंज का कारण था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ने उसकी डायरेक्शन को लगातार चेंज कराया, और इलेक्ट्रिक करंट उसको रोटेट कराता रहा। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट आप ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, लाइट चली जाएगी, तो वहां पे जो फैन रोटेट कर रहा था वो रुक जाएगा। इसका मतलब फैन को रोटेट करा रहा था, उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही थी इलेक्ट्रिसिटी के कारण। सेम चीज जब आप एक पत्थर को एक रस्सी से बांध के ऐसे ऐसे रोटेट कराते हैं, तो वहां भी आप देखिए, जब तक आप उस रस्सी को हाथ से पकड़ के रखेंगे, तब तक तो वो रोटेट होता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ देंगे, मान लो आप रोटेट कराते हुए ऐसे घूमकर यहां पहुंचे, और यहां पहुंचते ही आपने छोड़ दिया, डायरेक्शन थी ये, और यहां छोड़ते ही अब वो इस सर्कुलर मोशन में ऐसे नहीं आएगा, वो यहां से सीधा ही चला जाएगा। मतलब रोटेट नहीं किया, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं की। सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन यहां तो डायरेक्शन चेंज हुई ही नहीं, सीधा चला गया। इसका मतलब यहां भी कोई ना कोई कारण था, जिस कारण से वो सर्कुलर मोशन में था। अब आप समझ ही गए होंगे कि जब तक आपने उसको रोटेट कराना, या रोटेट आप कराते रहे, या आप उस पे फोर्स लगाते रहे अपने हाथ से, जब तक तो वो रोटेट करता रहा, अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहा। जैसे ही आपने अपने हाथ से उसको छोड़ दिया, आपने फोर्स लगाना भी छोड़ दिया, और फोर्स जैसे ही वहां जीरो बना, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी बंद कर दी, और वो सीधा चला गया। कहने का मतलब यहां जो डायरेक्शन चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की, उस डायरेक्शन चेंज होने के पीछे जरूर कोई ना कोई एक फोर्स बनेगा, और उस फोर्स का नाम देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों होगा? अब देखिए, नाउ वैसे फोर्स तो आपने पढ़ ही रखा है, फोर्स के बारे में सुना ही होगा, और नहीं सुना है तो नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे हम। यहां फोर्स नहीं बोल रहे, हम नाम दे रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा क्यों? नाउ द चेंज ऑफ डायरेक्शन, change of direction is due to an external force। एक बाहर से कोई फोर्स लगेगा तो ही डायरेक्शन चेंज हो सकती है, अदरवाइज डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स, एंड दिस एक्सटर्नल फोर्स is known as centripetal force। इसका नाम देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों दिया? देखिए, इस सर्कुलर मोशन में, यहां देख लीजिए, चलो यहां देख लो, जो स्पीड थी उसकी डायरेक्शन लगातार, या वेलोसिटी थी उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती है। ये इसका सेंटर था सर्कुलर पाथ का। हम कह रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब है जो सेंटर की तरफ लगेगा। इस सेंटर की तरफ लगेगा फोर्स हमेशा। फोर्स की डायरेक्शन होगी सेंटर की तरफ। आप कहीं भी देख लीजिए, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगी।
अब सेंटर की तरफ क्यों होगी वो हम बात करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे सकते हैं बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड सेंटर। सेंट्रीपिटल नाम इसलिए दिया बिकॉज इट्स डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर। इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, इसीलिए हमने इसका नाम दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर सीकिंग, जो सेंटर की तरफ लग रहा हो उसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की तरफ क्यों लगता है? इस पॉइंट पे आप देखिए वो ऐसे क्लॉकवाइज मोशन में है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्पीड की डायरेक्शन आएगी ये, लेकिन क्या ऐसे जाता है? वो तो नीचे की तरफ आता है कि नहीं। इसका मतलब उसको यहां से नीचे की तरफ कोई खींचने वाला फोर्स होना चाहिए। तो वो जो फोर्स खींचेगा, क्या वो फोर्स ऐसा नहीं लग रहा कि सेंटर की तरफ खींच रहा है? हमेशा वो फोर्स इस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचेगा, इस डायरेक्शन में वो उसको खींचेगा। यहां पे आप देख लीजिए, इस पॉइंट पे जब आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन या टेंजेंट बताएगा कि डायरेक्शन क्या होगी। टेंजेंट की डायरेक्शन ये, लेकिन ऐसे तो नहीं जाता, जाता है ऐसे, ऐसे आता है। इसका मतलब इसको यहां से फिर कोई खींच रहा है और वो फिर उसके कारण डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो यहां पे फिर आप देखिए उसको खींच किस तरफ रहा है? सेंटर की तरफ खींच रहा है कि नहीं? कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसे खींच रहा हो, ऐसे खींच रहा है तभी तो वहां पे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। और जो खींचने वाला फोर्स है, क्या उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ नहीं आई? इस पॉइंट पे आप देखिए, इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो तो इस तरफ आ रही है, लेकिन ऐसे नहीं जाता, जाता है ऐसे। इसका मतलब यहां से उसको कोई खींच रहा है और ऊपर की तरफ खींच रहा है। ऊपर की तरफ खींचेगा तो फोर्स होगा ऊपर की तरफ। यहां भी फिर आप देखिए फोर्स ऊपर की तरफ मतलब सेंटर की तरफ। सो ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। इसी कारण से हमने इसका नाम दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ही सर्कुलर मोशन में है। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स is responsible for सर्कुलर मोशन। या डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ही सर्कुलर मोशन में आया। तो इनडायरेक्टली ये कह दो कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स ही सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो ये था हमारा सर्कुलर मोशन, और इस सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा आया सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग एक एक्सेलरेशन भी हमारी आएगी। एक्सेलरेशन क्या आएगी? आपने 8th क्लास में यह फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट का मास m है, ऑब्जेक्ट का मास m है जो सर्कुलर मोशन में है, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी आएगी? अब आप कहेंगे कि एक्सेलरेशन तो तब आती है जब वेलोसिटी चेंज हो। वेलोसिटी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रखती हैं। अब यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो, कोई दोनों में से कोई भी एक अगर चेंज हो रहा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन आएगी। एक्सेलरेशन था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब चाहे उसकी डायरेक्शन चेंज हो, चाहे उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो, अगर दोनों में से कोई भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वहां एक्सेलरेशन आएगी।
यहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वहां पे एक एक्सेलरेशन जरूर आएगी, और उस एक्सेलरेशन का नाम बनेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस कारण से आई, या ये बताइए डायरेक्शन किस कारण से चेंज हुई वेलोसिटी की? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। तो उस चेंज इन डायरेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग आई एक्सेलरेशन। तो फोर्स जिसके कारण एक्सेलरेशन आ रही है वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन आएगी उसका नाम होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो ए इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैं यहां लिख रहा हूं, चलो यहां देख लो। Here A is centripetal acceleration। ये जो A था ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाएगी, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आई है सेंट्रीपिटल फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग, इसीलिए हमने इसका नाम दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू बनेगी v²/r। इसे आप ध्यान रखिए, सिर्फ ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, डेरिवेशन इसका लेंथी भी है और आप वो +1 में पढ़ेंगे। सो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी भाई? ma होता है, a की वैल्यू हमें पता है, तो आप पुट करिए, बनेगा mv²/r। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। यही सेंट्रीपिटल फोर्स मैं बता चुका हूं रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकता है। जैसे जो फैन रोटेट कर रहा है उस फैन की रोटेशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उसका सोर्स कौन है? फोर्स सेंट्रीपिटल ही रहेगा हर सर्कुलर मोशन में, लेकिन उसका सोर्स अलग अलग होगा। यहां इस फैन के रोटेशन में सर्कुलर मोशन का सोर्स कौन बनेगा? द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स मे बी डिफरेंट, अलग अलग हो सकता है, मे बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, जब फैन रोटेट करेगा तो इस फैन की रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा उस सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स बनेगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट वहां इलेक्ट्रिक या सेंट्रीपिटल फोर्स हमें प्रोवाइड कराएगा। सेम चीज, जो मून रोटेट करता है, मून रोटेट्स अराउंड अर्थ, तो यहां भी सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा कौन? ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा था उसे लगाएगा कौन? उसी की हम बात कर रहे हैं। यहां वो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। यहां सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स बनेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। जब आपने एक पत्थर को रस्सी से बांध के रोटेट कराया था, जब तक आप उसे हाथ से पकड़ के रखते हैं तब तक वो रोटेट करता रहेगा, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं वो रोटेट नहीं करेगा। इसका मतलब वहां जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था रोटेशन में, उसको प्रोवाइड करा रहा था आपका हाथ, तो वहां सोर्स आपका हाथ बन गया है। इसी तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स हर सर्कुलर मोशन में रहेगा, लेकिन उसका सोर्स अलग अलग हो सकता है। यह था हमारा आज का टॉपिक सर्कुलर मोशन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसको अच्छे से करिए। यह हमारा लास्ट टॉपिक है मोशन चैप्टर का। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन उससे पहले आप अच्छे से इसकी थोड़ी कंप्लीट पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।